जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिदिन हमारे जो है OMT कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चैनल पर जो है 7 से 8 बजे करंट अफेयर का सेशन देखने को मिलता है। तो यह जो है 13 मार्च की जो भी घटना है उसका जो है उसको जो है एक प्रश्न के रूप में इसका जो है निचोड़ यहाँ पे निकाला गया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और देखिए, जानकारी और तैयारी दोनों को बेहतर बनाने के लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी लोग इस सेशन से जुड़ करके और इस सेशन का लाभ उठाइए। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये डेली करंट अफेयर है। और यहाँ जो है ये 13 मार्च का है। यहाँ पे जो 2-3 चीज दिया हुआ है, ये मामला देख सकते हैं। लेकिन हम लोग बिना टाइम विलंब किए हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, और जो वहाँ यहाँ पे जो घटना है उसके ओर चलते हैं। तो यहाँ जो प्रीवियस क्लास में या पिछले क्लास में जो पूछा गया था, प्रीवियस के वजह से वर्ड मीनिंग ये होता है PREVIOUS। देखिए, यह प्रश्न पिछले क्लास में था कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 में मरीजों को निशुल्क दवा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, मरीजों को निशुल्क दवा किस महीना में, फरवरी 2026 में उपलब्ध कराने के मामले में देश में कौन सा राज्य लगातार 18वें माह पहले स्थान पर रहा है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह बिहार होगा, क्योंकि बिहार जो है निशुल्क दवा उपलब्ध कराने में 18वें माह लगातार 18वें महीना वह प्रथम स्थान पर रहा है। और यह बिहार की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है। समझ में आया कि नहीं। और इसके जो है मेडिकल, बिहार के मेडिकल सेक्टर को विश्व लेवल पर ले जाने के लिए अनेकों संस्थाओं के साथ जो है एग्रीमेंट किया गया है। अभी देखते हैं क्या होता है। ये जो हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, यहाँ एक दो गो चीज है जो है गौर करने लायक है कि बिहार वर्तमान में बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो मंगल पांडे हैं, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है जगत प्रकाश नड्डा है। कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। और देखिए, बिहार तो पहले स्थान पे, लेकिन दूसरे स्थान पे राजस्थान और तीसरे स्थान पे पंजाब। तो इतना याद रखिएगा कि पहले स्थान पर बिहार, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर पंजाब। यहाँ पे आप लोगों को दूसरा प्रश्न दिखाई देगा। आज का जो है ये पहला प्रश्न है। यहाँ देखिए, बिहार में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना। यहाँ देख लीजिए, एक प्रश्न पूछ सकता है कि कृषि वानिकी योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो बिहार के द्वारा पहला प्रश्न तो यही पूछ लेगा। दूसरा के तहत जो है वित्तीय वर्ष 25-26 में कितने पौधे लगाए गए, जो अब तक का सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक है। यहाँ पे एक योजना चलाया जा रहा है बिहार में पौधा लगाने के लिए, जिसका नाम है कृषि वानिकी योजना। तो कह रहा है कि 2025-26 में जो है कितना जो है पौधा लगाया गया है वित्तीय वर्ष में। तो ये 40.68 लाख पौधा जो है लगाया गया है 2025-26 में। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए, बिहार के पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जो है चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना। ये भी प्रश्न पूछ सकता है मेरे भाई, क्वेश्चन पूछ लेगा कि कृषि वानिकी योजना किसके द्वारा चलाया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि बिहार के किस विभाग द्वारा, तब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा चलाई जाती है। इस योजना का नाम है कृषि वानिकी योजना। और ये जो है 2025-26 में जो है कितना पौधा लगाया गया इसके तहत, तो 40.68 लाख पौधे लगाएंगे। और यह अब तक का सबसे अधिक पौधारोपण है बिहार में। मतलब अब तक जितना भी इससे पीछे या पूर्व समय में जितने भी पौधे लगाने का कार्य किया गया है, तो इस वर्ष में सबसे अधिक पौधारोपण किया गया है।
हाँ, यह पहला राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली मिशन अभियान के अंतर्गत जो है संचालित की जा रही है। और जो बिहार सरकार की एक पहल थी जिसका नाम था जल जीवन हरियाली मिशन, उसी के तहत जो है जल, जैसे कि नल जल योजना इसी का भाग था, जल जीवन हरियाली मिशन, और दूसरा कृषि वानिकी योजना भी इसी का क्या है, भाग है। यहाँ देखिए, इस योजना के तहत किसान अपनी रैयती भूमि, मतलब जिसपे खेती किया जाता है, पर पौधे लगा करके पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं या करते भी हैं। बिहार के वर्तमान हरित आवरण लगभग 15% है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में जो है हरित आवरण कितना प्रतिशत है, तो वह 15% है, लेकिन इसका जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 17% कर देना है, कब तक, 2028 तक। लेकिन वर्तमान में अभी हरित आवरण के मतलब है कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर जो है वन है, तो 15%, लेकिन 17% कब तक कर देना है, तो 2028 तक इसका अपना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इतना बात याद रखिएगा। यहाँ भी ये देख सकते हैं कि 2024-25 में कितना था, 32,57 था, और 2023-24 में इससे आधा था। समझ में आया? इस बार बहुत अधिक बढ़ा है, जिसका आंकड़ा बढ़ करके 25-26 में कितना हो गया है, 40.68 लाख पौधे लगाए गए हैं 2025-26 में, वित्तीय वर्ष में। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ जो है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं डाटा, 2020-21 से दिया हुआ है 21, 10%, 11, 19, 32 और 40 लाख। तो सबसे कम जो है 2021-22 में पौधे लगाए गए थे। इतना भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो यहाँ याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान है। बिहार के कृषि मंत्री जो है राम कृपाल यादव हैं। कौन है, राम कृपाल यादव, जो दानापुर विधानसभा से क्या है, नहीं। अब यहाँ देखिए, अभी जो है तत्काल में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब IIIT भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने AI आधारित ई निरोग ऐप लॉन्च किया है। तो इतना बात याद रखिएगा, ये पिछले सेशन में हम जो है पढ़ा दिए हैं, लेकिन इसको रिवीजन के तौर पे एक बार देख लीजिए कि जो है AI आधारित जो है ई निरोग एक ऐप लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें IIIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर दोनों मिलकर के इस ऐप को बनाया है। और इस ऐप में है क्या, ई निरोग में, कि किसी भी फसल के पत्ती को फोटो खींच के डालिएगा, 8 से 10 सेकंड में बता देगा कि उस फसल में बीमारी क्या है, समझ में। और उसका निवारण भी बताएगा कि कौन सा केमिकल इसके लिए यूज किया जाना चाहिए जो हानिकारक नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं। और इस ऐप को जो है बनाने का कार्य जो है प्रारंभ किया गया था 2022 में। बस इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अभी देखिए, दूसरा प्रश्न है कि बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जहां हाल ही में एयरपोर्ट के विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 38.64 करोड़ रुपया परियोजनाओं को शुरू करने के लिए दी है, यह किस जिले में स्थित है। तो ये तो बात याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है पार्क, उसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहते हैं, VTR, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, VTR। और याद रखिएगा कि जो है यह पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। ये कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं, कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। और यह गंडक नदी के किनारे है। समझ में आ गया कि नहीं, पश्चिमी चंपारण बिहार में है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। खैर यहाँ देखिए कि वहाँ पे एक एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए जो है 38.64 करोड़ रुपया उसको आवंटित किया गया है एयरपोर्ट बनाने के लिए। लेकिन एक बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जिस क्षेत्र में एक पार्क है
वो भी रिजर्व क्षेत्र है, तो वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना उस रिजर्व क्षेत्र के लिए लाभदायक नहीं है। लेकिन ना जाने सरकार जो है किस बात को सोच करके इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, समझ में आया कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है, और यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इतना याद रखिएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की जो स्थापना कब हुई थी, तो 1990 में हुई थी, समझ में आया कि नहीं। और इसे 1978 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत औपचारिक रूप से टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ये बात याद रखिएगा कि इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया था, 1994। इसका स्थापना कब हुआ, 1990। एक और बात याद रखिएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सीमा नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से लगती है। और यह प्रश्न कई बार पूछे हुए हैं, यह प्रश्न कई बार पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर किस मतलब पार्क या नेशनल पार्क से जो है इसका सीमा जुड़ता है, यह सीमा साझा करता है। वीटीआर मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो चितवन नेशनल पार्क जो नेपाल में है, कहाँ है, नेपाल में, उससे। और यह भी याद रखिएगा कि यह रिजर्व वाल्मीकि नगर में गंडक नदी के किनारे है, जिसके बारे में हमने बता दिया था। और यह सिंधु गंगा के तराई क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में, सिंधु गंगा के तराई क्षेत्र में। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जो दिखाई दे रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, समझ में आया कि नहीं। और यही है, ये नदी है, और ये समझ में आ रहा है ना, ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। अब यहाँ एक और बात याद रखिएगा, कि भारत में चंबल नदी के बाद गंडक नदी, मतलब गंडक नदी बिहार में है, घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बड़ा प्राकृतिक ठिकाना है। यह क्वेश्चन पूछेगा कि घड़ियालों के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक ठिकाना कौन है, तो चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश से होते हुए आकर के बहती है। और दूसरा ठिकाना जो है वो है गंडक नदी। तो बिहार में जो गंडक नदी है, जो पश्चिमी चंपारण जिले से बहने वाली गंडक नदी है, वो पिछले एक दशक से घड़ियालों की आबादी में 588% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। इतना बात याद रखिएगा। देखिए, पिछले 10 वर्षों के संरक्षण के प्रयासों से गंडक नदी में वयस्क घड़ियालों की संख्या जो है 2015 में मात्र 54 थी। मतलब वयस्क मतलब जिसका उम्र लगभग एक निर्धारित किया जाता है उम्र युवा अवस्था में आने का, तो उस उम्र को पार कर गया तो वयस्क कहते हैं। और ये 2015 में 54 थी, अब बाद में 2025 में बढ़ करके कितना हो गया, 400। तो देख लीजिए 2015 मतलब कि 54, और 2025 मतलब 10 वर्ष बाद ही कितना बढ़ गया, 350 बढ़ा है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, अगर किशोरा और नवजात घड़ियालों को मिलाया जाए तो कुल संख्या 1000 भी 1000 से क्या है, अधिक। यदि मतलब वयस्क और छोटे घड़ियालों की संख्या मिलाई जाए तो वो कितनी हो जाती है, 1000 से अधिक। और इसका श्रेय जो है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड बिहार वन एवं पर्यावरण जलवायु विभाग के संयुक्त प्रयासों को जाता है। ये बात भी याद रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मतलब वीटीआर से बहती हुई जो नदी है गंडक नदी, यहाँ पे घड़ियाल परियोजना का केंद्र है। तो क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि बिहार में घड़ियाल परियोजना का केंद्र कहाँ है, तो ये कहाँ है, गंडक नदी को माना जाता है घड़ियाल परियोजना का केंद्र। घड़ियाल जो है IUCN रेड लिस्ट में अत्यंत संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकल एंजर्ड प्रजाति में क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। देखिए, अत्यंत संकटग्रस्त सूची में उसी को शामिल किया जाता है, ये IUCN के रेड लिस्ट में उसी को शामिल किया जाता है सबसे पहले तो,
कि जो धीरे धीरे इस पृथ्वी से लुप्त हो रहे हैं। समझ में आए कि नहीं। और देखिए क्रिटिकल एंजर्ड में उसको शामिल किया जाता है जिसका संख्या बहुत कम रह गया और उसका संरक्षण सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा हो। समझ में आया कि नहीं। तो ये अत्यंत संकटग्रस्त है। एगो सिर्फ संकटग्रस्त होता है लेकिन ये नहीं, अत्यंत संकटग्रस्त में है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। पहला एक बात याद रखिएगा जो बीपीएससी में ही पूछा गया था कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 2022-23 में कितनी थी। तो यह लगभग 2022 में कितनी थी, तो 54 थी। अब देखिए जो बिहार के वन जीव संरक्षण के लिहाज से ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है, इतना बाघों की संख्या कभी इससे पिछले 2022-23 से पहले नहीं आया था। इस बार गणना किया गया था तो इतना था। दूसरा है कि बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो यह वाल्मीकि नगर अर्थात VTR है। समझ में आया। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह भी प्रश्न जो है पूछा गया था PCS में, UPSC में पूछा गया था। यहाँ देख लीजिए चौथा, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस जैव भौगोलिक क्षेत्र में आता है, तो सिंधु गंगा के मैदान तराई क्षेत्र में आता है। कोई दिक्कत। और यहाँ 5वां नंबर प्रश्न जो है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये 898.5 किलोमीटर स्क्वायर है। ये कई बार पूछा गया है, बिहार स्पेशल प्रश्न के तहत ये पूछा जाता है। इतना किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में क्या है, ये फैला हुआ क्षेत्र है। समझे कि नहीं समझे। तो इस टॉपिक को आप लोग बढ़िया से ध्यान में रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा हेक्सागोन ऑफ एलायंसेस किस देश द्वारा प्रस्तावित एक नई रणनीतिक साझेदारी पहल है जिसका उद्देश्य है विभिन्न देशों के साथ सुरक्षा प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना। यह जो इजराइल का एक पहल है, ध्यान पूर्वक देखिए, पहल का नाम क्या है, हेक्सागोन ऑफ एलायंसेस। हेक्सागोन मतलब 6 भुजा वाला। समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार का पहल चलाने वाले कौन है देश, तो ये इजराइल है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है कि जो जो देश इसमें शामिल होगा इस अलायंस में, संगठन में, उसको जो है किस किस प्रकार का मतलब सहयोग दिया जाएगा, तो उसको सुरक्षा दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी शेयर किया जाएगा, रणनीतिक सहयोग किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इतने बातों को ध्यान में आप रखेंगे, वैसे याद रखिएगा ये। अब ये देखिए, ये बात याद रखिएगा कि हेक्सागन ऑफ एलायंसेस जो है 6 देशों का एक क्या है, रणनीतिक एवं कूटनीतिक पहल है। ये भी हम बता दिए हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य है पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागर में सुरक्षा, आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करना और कट्टरपंथी ताकतों को मुकाबला करने के लिए भारत और पश्चिमी एशिया के बीच संबंधों को क्या करना है, मजबूत करना है। ये बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ पश्चिम एशिया में चलाया जाएगा और भूमध्य सागर में जो भी है आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षित नहीं है, तो उनको क्या किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो है मूलतः यह सुरक्षा, रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा और व्यापार सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह गठबंधन ईरान के प्रभाव और कट्टरपंथी शिया समूह का मुकाबला करने के लिए भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, ग्रीस, साइप्रस और अन्य अफ्रीकी एशियाई देशों को जोड़ता है। भारत को इस प्रस्तावित समूह में एक केंद्रीय स्तंभ माना जा रहा है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो हेक्सागन ऑफ एलायंसेस है, उसका एक भाग 6 देशों में से एक देश कौन है, भारत भी है, जो किसके खिलाफ जाएगा, ईरान के खिलाफ। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए ना भूमध्य सागर से जो आने वाली रास्ता है, हरमुज जल संधि को बंद कर दिया है। और हम लोग के जो यहाँ पे समझ ही रहे हैं कितना समझदार प्रधानमंत्री है, इस बात का आप लोग गणना कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए सिपरी की मार्च 2026, यहाँ याद रखिएगा क्योंकि सिपरी वाला कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो उसका डेट वाइज पूछता है या मंथ दे करके पूछता है। तो सिपरी का जो रिपोर्ट है मार्च 2026 में जारी रिपोर्ट
2021 से 25 अवधि के अनुसार जो है वैश्विक हथियार आयात में निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। मतलब किसी देश सिपरी एक रिपोर्ट जारी करती है, एक संस्था है जो यह बताती है कि कौन सा देश जो है अधिक से अधिक और कहां से हथियार आयात करता है, समझ में आया कि लाता है और निर्यात करता है। तो दूसरा सबसे बड़ा देश अभी उभर करके आया है भारत, जो किसी अन्य देश से अपने पास सुरक्षा के लिए हथियार लाता है, तो यह है भारत। कौन है? भारत। तो यह सिपरी रिपोर्ट 2000 मार्च 2026 के अनुसार है। और एक बात याद रखिएगा कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, वैश्विक हथियार में आयात में शीर्ष में सबसे बड़ा मतलब पहले स्थान पर यूक्रेन, दूसरे भारत, तीसरे पर सऊदी अरब और चौथा पर कतर और पांचवा पर पाकिस्तान। इतना बात ध्यान रखिएगा कि जिस देश में अशांति का माहौल है हथियार वही आयात करेगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आप एक ही तर्ज पेश कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा को कायम रखने के लिए हथियार को आयात किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस देश में अशांति का माहौल हो या बाह्य अशांति हो या आंतरिक अशांति हो। समझ में आया कि नहीं? इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा तब आप सोच पाइएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है और ये सिपरी का रिपोर्ट है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। ये स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित केजी जॉर्ज जो केरलम के, अभी केरल के नाम बदल करके केरलम कर दिया गया, का संबंध किस युद्ध से है जिनका हाल ही में 7 मार्च 2026 को 95 वर्ष की आयु में क्या हो गई, निधन हो गई। याद रखिएगा कि केजी जॉर्ज कहाँ के रहने वाले हैं, तो केरलम के रहने वाले हैं और इनको वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इतना बात ध्यान में रखिएगा कि किस युद्ध से संबंधित है, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित है, जिनका नाम क्या था, केजी जॉर्ज। क्या नाम था? केजी जॉर्ज। नाम क्या था? केजी जॉर्ज। तो ये भी आप याद रखिएगा। 7 मार्च को केरल के कोट्टायम में निधन हुआ। ये 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक थे और कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स इकाई में थे तैनात और युद्ध के दौरान संचार व्यवस्था को मतलब ठीक किया था। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा 1965 के बीच बाघा सेक्टर में तैनात थे। और यह किस सेक्टर में थे? तो बाघा सेक्टर में तैनात थे। इतना बात आप लोग याद रखिए। ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। उस समय 1965 में जो थे लाल, यह देखिए। और ये जो है समझौता, यह युद्ध जो था 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता के तहत क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। तो ये भी बात पूछे हुए हैं कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये, और ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री। हाल ही में जारी दोनों वेट बिजनेस एनवायरमेंट इंडेक्स, यहाँ याद रखिएगा दोनों वेट बिजनेस एनवायरमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोनों वेट बिजनेस एनवायरमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 54वां प्राप्त हुआ है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। मतलब कि बिजनेस के क्षेत्र में जो है कौन सा भारत जो है कौवें स्थान पे है, तो उसका स्थान 54वां है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन एक बात अवश्य याद रखिएगा कि इसमें जो है और शीर्ष स्थान पर कौन है, तो अमेरिका है और दूसरा सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर है। और तीसरा पर यूनाइटेड किंगडम है, मतलब यूके है। कौन है?
यूके है, तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारत का ये स्थान जो है कितना नंबर लेकर के कौवें स्थान पे है, तो 55.035, मतलब 55.035 मार्क्स लेकर के इस रिपोर्ट में ये जो है 54वें स्थान पे है पूरे वैश्विक लेवल पे। प्रथम स्थान पे इस इंडेक्स में जो है अमेरिका है, दूसरे स्थान पे सिंगापुर, तीसरे स्थान पर यूके, तीसरे स्थान पर यूके है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट कंपनी कॉलियर्स द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार लैंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भारत को विश्व में कौन सा स्थान दिया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ कि लैंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में जो है ये कॉलियर एक कंपनी जो है ये जारी करते हैं रिपोर्ट। समझ में आया कि नहीं, मतलब भूमि में जो है निवेश करने के मामले में भारत कौवें स्थान पर रहा है, कौवें स्थान पर रहा है। कौवा स्थान है, तो चौथा स्थान है। कौवा सा स्थान है, चौथा स्थान है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये यहाँ एक ही बात याद रखना है कि भारत का जो है भूमि निवेश मतलब लैंड इन्वेस्टमेंट में दुनिया भर में कौवा स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है। और यह किसके द्वारा, तो वैश्विक रियल एस्टेट कंपनी कॉलियर्स के द्वारा यह जारी किया जाता है। इतना बात याद रखिएगा। भूमि निवेश में सबसे अधिक निवेश करने वाला देश है अमेरिका, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, चौथा जापान, पांचवा भारत, सॉरी तीसरा जापान और चौथा भारत है। समझ में आया कि नहीं। तो याद रखिएगा कि पहले स्थान पे अमेरिका है और दूसरे स्थान पर यूके है और तीसरा पर जापान है और चौथा पर कौन है, भारत है। चौथा नंबर पर कौन है, भारत है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए 8, हाल ही में भारत के किस कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र में संचालन मतलब ऑपरेशन के नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी। याद रखिएगा कि अभी जो है कार्यरत जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो है संचालन जो किया जा रहा है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें कौन सी महिला जो है नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनका नाम है RM नचम्मा। क्या नाम है, RM नचम्मा। क्या नाम है, RM नचम्मा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसी भी यहाँ देखिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब NPCIL के तहत कर्नाटक में कैगा जनरेटिंग स्टेशन में यूनिट 3 और 4 के लिए मुख्य अधीक्षक नियुक्त किया गया है। और किन्हें नियुक्त किया गया है, तो RM नचामा को नियुक्त किया गया जो एक महिला है। समझ में आया कि नहीं। तो कैगा जनरेटिंग स्टेशन में और उसमें भी उसका जो है कैडर तीसरा और चौथा का अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जो यह ऐसा होने वाला भारत में क्या है, पहला है बात। अब याद रखिएगा यहाँ एक दो जो फैक्ट है कि उनकी नियुक्ति जो है मार्च 2026 से प्रभावी हुई है और उन्हें जो है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है। और उनकी नियुक्ति न केवल संगठन के लिए बल्कि स्वच्छ विश्वसनीय परमाणु ऊर्जा के विस्तार के लिए और भारत के व्यापारिक प्रयासों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि देश का लक्ष्य है कि 2047 तक कितना 100 गीगावाट परमाणु क्षमता बनाना है। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए है कि देश का लक्ष्य कब तक जो है 100 गीगावाट, कितना 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को डेवलप करना है। तो यह जो है 2047 तक है। यही दिखाई दे रही होंगे चीफ ऑफ ऑपरेशनल न्यूक्लियर प्लांट, जिनका नाम है RM नचम्मा। अब देखिए यहाँ कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक भारत के प्रमुख या परमाणु केंद्रों में से एक है। वर्तमान में 220
मेगावाट क्षमता वाले 4 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का संचालन कर रहा है। कुल क्षमता इसका 880 है। देखिए 220 मेगावाट के क्षमता वाला जो है कायगा में लगाया गया है 4 प्लांट। तो 220 220 220 4 बार जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, या 2200 का 88 मतलब 880 मेगावाट होगा। अब प्राप्त करना है गीगावाट में। समझ में आया कि नहीं आया? याद देखिए 9 अभ्यास लामितीय भारत और किस देश के साथ या बीच आयोजित होने वाली द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास है, वो भी सैन्य अभ्यास है। तो लातिमिया जो है भारत और सेशल्स के बीच आयोजित होने वाली कई वर्षीय, एक 2 वर्षीय सैनिक अभ्यास है। समझ में आया कि नहीं? ये कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इससे तो पक्का क्वेश्चन इस बार प्रश्न में मतलब इस बार एग्जाम में यह पूछा जाएगा। और जो है देखिए अभ्यास लातिमी है भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित किया जाता है। यह 2 वार्षिक मतलब हर 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। इसका शुरुआत 2001 में किया गया था और इस बार जो है उस बार सेशल्स में आयोजित किया गया। इस वर्ष जो है यह जो है सेशल्स में ही आयोजित किया जाता है और इस बार भी 9 से 20 मार्च 2026 तक सेशल्स में ही यूज किया मतलब शुरू किया जाएगा। और इसमें भारत की तीनों सेना शामिल होते हैं इस अभ्यास में। समझ में आया कि नहीं? अब कुछ अभ्यास जो है आप लोग के यहाँ सामने है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। संप्रीति भारत और बांग्लादेश, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड, वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, नोमेडिक एलिफेंटा भारत और मंगोलिया, समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया, खंजर भारत और किर्गिस्तान, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। और गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में, विनबैक्स भारत और वियतनाम, सूर्य किरण भारत और नेपाल, हैंड इन हैंड भारत और चीन, और सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर, हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया। अभ्यास लातिमी है यही वाला था जो भारत और सेशल्स के बीच में होता है। टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका, वरुण भारत और फ्रांस, और इंद्र भारत और रसिया के बीच में होता है। तो ये भी बात याद रखिएगा क्योंकि ये टोटल के टोटल एक बार आप लोग रट जाइए क्योंकि इससे एक प्रश्न अवश्य पूछता है। क्योंकि हर साल ये जो है अभ्यास होता ही होता है कुछ न कुछ। ये चार्ट आप लोग रट जाइए ताकि याद रहेगा। और यह हट करके यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रटिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में कौन सा देश जो है कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला तथा विश्व का दूसरा देश बना है? तो बन गया है चिली। लेप्रोसी जो होता है या कुष्ठ रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। समझ में आया कि ना? यह चिली ऐसा देश बना है जो इसे समाप्त कर दिया है। समझ में आया कि नहीं? विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है मार्च 2026 में कुष्ठ रोग से जो है समाप्ति का घोषणा किया गया। और इसका पहला देश कौन था? चिली यह उपलब्धि हासिल करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश है लेकिन पूरे विश्व में दूसरा देश। और 30 वर्षों से अधिक समय से यहाँ जो कुष्ठ रोग का कोई स्थानीय मामला सामने नहीं आया है किसी भी प्रकार का। और चिली में इस बीमारी का आखिरी स्थानीय मामला 1993 में दर्ज हुआ था। और इसको जो है कुष्ठ रोग इस बार जो है देखो यहाँ कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी कहा जाता है। और यह बीमारी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये पूछ सकता है कि कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? तो कुष्ठ रोग जो है जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। उस जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कोई दिक्कत? सितंबर 2024 में जॉर्डन कुष्ठ रोग के उन्मूलन के रूप में सत्यापित होने वाला दुनिया का पहला देश था। तो इसका नाम क्या है? जॉर्डन। और दुनिया का दूसरा देश कौन है कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला? तो चिली है। कौन है? चिली। पहला जॉर्डन।
यहाँ 11 नंबर प्रश्न है कि दीपाली नामक 60 वर्षीय हिंदू महिला को CAA 2019 के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, वह किस देश से भारत आई थी? तो वह जो है बांग्लादेश से भारत आई थी, और यह 2019 के CAA के तहत जो है इनको नागरिकता दिया गया है, और ये 60 वर्षीय हिंदू महिला है। कौन? दीपाली। समझ में आया कि नहीं? ये प्रश्न भी याद रखिएगा कि दीपाली जो है बांग्लादेश से आई थी, 2019 CAA के मामले के तहत इनको नागरिकता दिया गया है। समझ में आया कि नहीं? और ये 60 वर्ष के हो गए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटित भारत की पहली पूर्ण रूप से परिचालित रिंग मेट्रो मतलब पिंक लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो पहली बार जो है रिंग मेट्रो का शुरुआत किया गया है, और इसकी कुल लंबाई जो है 71.56 किलोमीटर है। कितना है? 71.56 किलोमीटर। रिंग मेट्रो का मतलब क्या होता है? वैसे पिंक लाइन, इसको येलो लाइन, पिंक लाइन और ब्लू लाइन और रेड लाइन में इसको डिवाइड किया गया है मेट्रो को। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित जनगणना 2027 के लिए जारी किए गए आधिकारिक शुभंकर कौन से है? और इसका उत्तर जो है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करें। और यह जो है सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है। बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में। रिवीजन करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।